हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत हमने अपनी बुक सीरीज को लॉन्च किया और उस बुक सीरीज में हमने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को कवर करना शुरू कर दिया। आज हमारा ये मॉडर्न इंडिया के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक को कवर करने की हम शुरुआत करेंगे। बेसिकली हमने किरण पब्लिकेशन को बेस बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ हम कई सारी इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया की जो बुक हैं उनको भी साथ में कवर करेंगे स्टोरी के माध्यम से। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि हम केवल किरण की बुक पढ़कर न जाने कितनी सारी अन्य बुकों को कवर कर लिया। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज को। जैसा कि आप देख रहे हैं आधुनिक भारत, सबसे पहली बात आपके मन में यही प्रश्न आया होगा कि आखिर इसका नाम आधुनिक भारत क्यों पड़ा? क्या इसके पहले भारत आधुनिक नहीं था? और अगर था तो उसे आधुनिक क्यों नहीं कहा गया? तो आप जानते हो कि इतिहास को हमारे कई भागों में बांटा गया, जिसमें मूलतः 3 भाग प्रमुख हैं। एक है एंशिएंट इंडिया, दूसरा है मेडीवल इंडिया और तीसरा है मॉडर्न इंडिया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत हम 1707 से लेके 1947 तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसके पहले 1192 से लेकर हम 1707 तक की जो घटनाएं हैं उनको मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और उसके पहले 2500 ईसा पूर्व तक जितनी भी घटनाएं हैं उनको प्राचीन भारत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। क्लियर? मोटा मोटा हमने आपको बता दिया। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा, क्या इसको कहीं पे डिवाइड, ये ऑथेंटिक डिवाइड है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुरूप डिवाइड कर दिया कि जब हमने शासन करना शुरू किया तो मॉडर्न इंडिया था, उसके पहले जब मुग़ल शासन कर रहे थे या दिल्ली सल्तनत के शासक शासन कर रहे थे तो वो मध्यकालीन भारत था, और उससे पहले जब वो लोग थे यानी कि भारत के लोग ही जब शासन कर रहे थे, चाहे कुषाण हो, चाहे सातवाहन हो, चाहे मौर्य हो या सिंधु सभ्यता हो, तो वो प्राचीन भारत है। क्लियर? तो आपको ये बस समझना है कि आधुनिक भारत इसे हमने नहीं कहा, इसे अंग्रेजों ने कहा। क्लियर? उन्होंने इसे अपनी सुविधा के अनुरूप डिवाइड करने के लिए इसे मॉडर्न इंडिया बना दिया। आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट में देखोगे तो वहाँ पर अलग है, वहाँ मेडीवल इंडिया अलग है, प्राचीन भारत अलग है और मॉडर्न इंडिया अलग है। वहाँ पे मॉडर्न इंडिया माना जाता है, मॉडर्न वर्ल्ड वहाँ पे माना जाता है पुनर्जागरण और प्रबोधन के युग से। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आधुनिक भारत की शुरुआत का जो संक्रमण का एरिया था, कह सकते हैं जो ट्रांजिशन फेज था, जैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, उसमें और यूरोपीय कंपनियों के आगमन के समय कैसे भारत की स्थिति थी, और उसके बाद किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन की शुरुआत की। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत की कहानी को हम पहले पढ़ें, उससे पहले हम ये पढ़ें कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे करके कंपनी इतनी मजबूत हो गई कि 1858 के अधिनियम में महारानी को ही डायरेक्ट इसमें हस्तक्षेप करने का मौका मिला, और 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, भारत एक औपनिवेशिक दासता का शिकार रहा। क्लियर? तो ये चीज़ें जब हम पढ़ रहे होंगे तो इसके पीछे की एक बैक स्टोरी, और वो बैक स्टोरी है मुग़ल साम्राज्य का पतन। जैसा कि आप जानते हो कि 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि मुग़ल सत्ता बिखर जाती है। मुग़ल सत्ता वास्तव में एक केंद्रीय सत्ता थी। केंद्रीय सत्ता का आशय ये होता है कि एक राजा के अधीन सारी पावर सेंट्रलाइज होती हैं, वही जो निर्णय या जो डिसीजन लेता है उसी के अकॉर्डिंग पूरी शासन व्यवस्था चलती है। और जब उस साम्राज्य में उस राजा का अंत हो जाता है और उसके बाद किसी भी योग्य राजा की उपस्थिति नहीं होती है तो वो पतन की अवस्था की ओर चला जाता है। जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के भी क्या कारण थे, और किस तरह से केंद्रीय मौर्य साम्राज्य मौर्योत्तर काल तक आते आते कई सारे छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो जाता है। ठीक, तो वहाँ पे भी यही स्थिति थी। यही स्थिति मुग़ल साम्राज्य के पतन में भी है।
आपको पता है कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो काफ़ी शाही दरबार, तड़क भड़क, अमीर उमराओं की साज सज्जा और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। कहने का मतलब कि वहाँ की चाहे इकोनॉमी हो, चाहे वहाँ की जीवन शैली हो या वहाँ की राजशाही शैली हो, काफ़ी भव्यता दर्शाती है। चाहे वो चित्रकला के माध्यम से हो, चाहे वास्तुकला के माध्यम से हो या संगीत के क्षेत्र में हो। क्लियर। फिर है कि ये माना जाता है कि जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया तो उसने मध्यकाल को अंत कर दिया और आधुनिक भारत की शुरुआत कर दी। अंग्रेज़ों का यह मानना था कि मुग़ल टाइम पीरियड तक जो भारतीय थे वो बाहरी दुनिया से उतना ज़्यादा परिचित नहीं थे, उनका उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था। बट जब हम आए तो मॉडर्न लोगों के अंदर मॉडर्न व्यू डेवलप किया और इस तरीके से हमने भारत में आधुनिक भारत की नींव रखी। क्लियर। तो आपको इतनी चीज़ें, हालांकि जब आप क्वेश्चन करोगे और मेरे को क्वेश्चन भेजोगे यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो हम वहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम इसको प्रीलिम के प्रोस्पेक्ट से ही पढ़ रहे हैं। ठीक। फिर आप देखोगे कुछ लोग, आपके मन में भी प्रश्न आया होगा कि आखिरकार मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। तो देखिए, जब तक हम पूरा डिटेल में मुग़ल साम्राज्य को नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये भी रीजन एक पतन का रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम ये देखेंगे वो बड़े बड़े कारण क्या थे, उनके अंदर गहराई में नहीं जाएंगे। क्यों? गहराई में जाने के लिए हमें मध्यकालीन भारत की कई सारी परिस्थितियों को तय करना पड़ेगा कि सच में क्या यही परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, क्या अन्य नीतियों को नहीं अपनाया जा सकता था, और अगर इन नीतियों को अपनाया गया तो उसके पीछे तार्किक कारण क्या है। क्लियर। तो अभी हम बस मोटे तौर पर देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या कारण। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब की कई सारी नीतियां, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे राजपूतों के प्रति हों या दक्कन के एरिया को लेकर हों, वो जिम्मेदार थी। तो कहीं कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इनके पतन के जो बीज थे वो बाबर के शासनकाल में ही ढूंढ लिए जाते हैं। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं, हम उसको डेप्थ में मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। मोटे तौर पे क्या पतन के कारण निकल कर आते हैं, वो ये कि औरंगजेब का दक्कन के तहत सैन्य अभियानों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च। इससे क्या हुआ कि औरंगजेब दक्कन के सैन्य अभियानों में इतना व्यस्त रहा कि उसने उत्तर भारत की राजनीति की ओर ध्यान ही नहीं दिया, माना यह जाता है। दूसरा, औरंगजेब की राजपूतों के प्रतिनिधि। कहने का मतलब औरंगजेब के पहले जितने भी राजा हुए, जितने भी मुग़ल बादशाह हुए, उन्होंने राजपूतों के प्रति किस प्रकार का बिहेवियर रखा, वो औरंगजेब के प्रति प्रतिकूल था। ठीक। तीसरा पॉइंट, मुग़ल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव। उमरा वर्ग का मतलब ये था कि मुसलमानों का प्रतिनिधि, या आप कह सकते हो मुस्लिम जो धर्म समाज था उसकी वर्चस्वशीलता को बढ़ावा देने वाले उमरा वर्ग। ये लोग क्या करते थे, राजा से कहते थे कि उनको शासन मुसलमानों के धर्म के अकॉर्डिंग करना चाहिए। क्लियर। ये सारी चीज़ें। चौथा पॉइंट, विशाल मुग़ल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव। केंद्रीय प्रशासन का अभाव का मतलब कि उस समय कई सारी ऐसी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर कर आईं जो अपने आप को ये सोच रही थी कि कब औरंगजेब समाप्त हो और कब हम अपनी स्वायत्तता को जाहिर करें। और आप देखेंगे भी, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो कई सारे स्वायत्त राज्यों का उदय होता है, उनको भी हम पढ़ेंगे। फिर है औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति। कहा यह जाता है कि अकबर के अंदर जो धार्मिक सहिष्णुता थी, देखिए सहिष्णुता का मतलब ये होता है किसी धर्म के प्रति आपकी कितनी सहनशीलता है, या आप केवल अपने ही धर्म की बड़ाई ना करें बल्कि दूसरे धर्मों की भी अच्छाइयों को सुने और उनके प्रति सहनशील का भाव रखें। ये होता है सहिष्णुता। और जो व्यक्ति इसके विपरीत होता है, जिस व्यक्ति को दूसरे धर्म की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, दूसरा धर्म हर बात पे बुरा लगता है, उसको कहते हैं असहिष्णुता। क्लियर। फिर है हमारा पॉइंट, मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए ये भी कहा जाता है कि कई सारे जो वैदेशिक आक्रमण हुए, चाहे वो नादिर शाह का हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली का हो, या फिर यूरोपीय कंपनियों के आगमन को लेकर हो, ये भी जिम्मेदार थे। कहने का मतलब हमने 6 पॉइंट देख लिए कि कौन कौन से मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण थे। इनको काफ़ी डेप्थ में हम मध्यकालीन भारत की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक। फिर हम देखते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 8 से ज़्यादा सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं, बट वो औरंगजेब के कितना मजबूत नहीं थे,
इसी कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर गया और नए नवीन स्वायत्त राज्यों का भी उदय हुआ। तो आप देखोगे कि औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। कौन सा प्रांत कब शामिल किया गया, इन सारी चीज़ों को हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। ठीक, कि कैसे पहले 18 थे, फिर 21 हुए, 15 थे, कैसे 18 हुए, ये सारी चीज़ें हम वहीं पे पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो पहला राजा बना मुगल बादशाह, वो था बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। हम ये देखेंगे किसी भी जब हम मुगल बादशाह को पढ़ेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि उसकी जीवन पीरियड में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि यूपीएससी में प्रीलिम का क्वेश्चन बना सकती हैं। बस इससे ज़्यादा हमें उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। देखिए, कहानी पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो स्टोरी हम क्यों पढ़ें। ठीक, तो इसके बारे में कहा जाता है, सिडनी ओवेन ने, कि बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। क्लियर। फिर है, इतिहासकार खफी खां ने कहा कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे साहे बेखबर कहते थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि साहे बेखबर की उपाधि किसे दी जाती थी, तो बहादुर शाह प्रथम को। क्लियर। फिर है जहादार शाह। जहादार शाह 1712 से 1713 के टाइम पे, इनके टाइम पीरियड पे 3 काम काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए जो कि उम्मीद है यूपीएससी क्वेश्चन बना दे। कैसे? इन्होंने क्या किया, इन्होंने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया। जैसा कि आपको पता है कि 2019 के प्रीलिम में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि तानसेन को ये उपाधि किसने दी। ठीक, तो उसमें ऑप्शन में अकबर भी था और राजा भी था। अगर आपको पता हो कि वो उपाधि अकबर ने नहीं दी थी तो आपका ऑप्शन सही हो जाता। तो वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी, तो जहादार शाह ने दी। क्लियर। फिर है, बादशाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि के साथ गुजरात का सूबेदार भी बनाया। इतनी बातें आपको बस याद रखनी है। फिर आता है, जहांदार के समय ही मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिला। चौथ और सरदेश मुखी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। चौथ का मतलब 1/4, सरदेश मुखी मतलब 1/10। ये बेसिकली कर वसूल करने की एक रकम थी। आप एक तरीके से कह सकते हो कि मराठा सरदार लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का कर वसूलते थे। ठीक। फिर है, जहादर शाह की हत्या हो गई, इसीलिए हत्या कर दी गई 1713 में, और लोग इसे लंपट मूर के नाम से भी कहते थे। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है फर्रुख सियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। 1713 से 1719 तक इनका शासन रहा। फर्रुख सियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बराहा के सहयोग से मिला। कहने का मतलब इनको किसी और ने सत्ता दिलाई, और वो कौन व्यक्ति थे? सैयद बंधु। सैयद बंधुओं के बारे में कहा जाता है कि ये किंग मेकर थे। ये कई सारे लगभग 8 से ज़्यादा राजाओं को इन्होंने गद्दी में बैठाया और उतारा। क्लियर। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा बस पता हो। फिर है, फर्रुख सियर के शासनकाल में ही बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है सिख लीडर में। तो जब हम मेडवेल इंडिया पढ़ रहे होंगे और वहाँ पे जब हम सिखिज़म को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम बंदा बहादुर को डिटेल में देखेंगे और इस लाइन को वहाँ पे फिर से रिवाइज करेंगे कि बंदा बहादुर के समय कौन मुगल बादशाह था, तो फर्रुख सियर। ठीक। फर्रुख सियर की हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्जाद को मुगल बादशाह बनाया। कहने का मतलब फर्रुख सियर की हत्या की गई, उसके बाद रफ़ीउद्दौला बनाया गया, फिर रफ़ीउद्जाद को बनाया गया और उसके बाद मोहम्मद शाह को बनाया गया। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोहम्मद शाह। तो आप देखोगे मोहम्मद शाह को 1719 से 1748 तक राजा बनाया गया। और इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ कि चिनक्लीज खां ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कई सारे राजाओं ने या कई सारी रियासतों ने या कई सारे प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय कोई एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। तो उसी में इनके शासनकाल में बंगाल के अंतर्गत मुर्शीद कुली खां, अवध के अंतर्गत शहादत खां,
हैदराबाद में निजामुल, भरतपुर तथा मथुरा में बदन सिंह और गंगा यमुना के द्वाब में कटेहर रोहलो के नेतृत्व में अलग स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली गई। बंगाल हो, हैदराबाद हो या अवध हो, इनको काफ़ी डिटेल में हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। क्लियर। फिर आता है कि मोहम्मद शाह ने ही 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। जजिया कर बेसिकली गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। गैर मुसलमानों का मतलब जो हिंदू होते थे या अदर धर्म के लोग होते थे, उनसे एक तरीके का टैक्स वसूला जाता था इस बात को लेकर कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो। कहने का मतलब कि ये एक अजीब प्रकार का टैक्स था। जैसे कि आज हमारा मुल्क आज़ाद है तो हम किसी से भी किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करते और ना ही किसी से ऐसा टैक्स मांगते हैं जो उसकी समानता को या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लंघन करता हो। लेकिन मुग़ल टाइम पीरियड में ऐसा था। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि इस समय के शासनकाल से अच्छा है कि हम मध्यकाल की ओर जाते, या कुछ लोग ऐसा भी कहते आपको मिल जाएंगे कि भारतीयों के इस टाइम के शासन पीरियड से लाख गुना अच्छा है अंग्रेज़ों का शासन। तो आप जब अंग्रेज़ों के शासन से अगर वर्तमान की तुलना करोगे तो आप ये मान कर चलिए आज का शासन फिर भी अच्छा है। ठीक। आप देखोगे कि मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में ही क्या होता है, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह बेसिकली फारस का व्यक्ति था। ये आक्रमणकारी होते थे, चाहे नादिर शाह हो चाहे अहमद शाह अब्दाली हो। तो इनका हमेशा ये रहता था कि भारत की ओर अपनी नज़रें गड़ाए रखना। क्यों? क्योंकि भारत उस समय काफ़ी ज़्यादा संपन्न एरिया था, क्षेत्र था। तो ये सोचे कि चलो भारत पे आक्रमण करते हैं। और आपको पता है इन्होंने जब आक्रमण किया तो ये 57 दिन तक दिल्ली में रहे और काफ़ी सारी लूटपाट करने के बाद जो मुग़ल सिंहासन था, तख्ते ताउस, जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था, उसे ले गए और उसमें जो लगा था कोहिनूर हीरा, उसे भी अपने साथ ले गए। कोहिनूर हीरे को जब अपने साथ ले गए फिर उसके बाद किसी और के पास गया, वहाँ से फिर वो सासूजा के पास आया, फिर राजा रणजीत सिंह के पास आया और ऐसे करके लास्ट में दिलीप सिंह के पास और दिलीप सिंह से ब्रिटेन की महारानी के पास। ठीक है। और आज भी वो लगभग 3 टुकड़ों में है, अलग अलग जगह। फिर है मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया। आपको ये डेट नादिर शाह का आक्रमण 1739 इसलिए याद रखनी है, यूपीएससी हो सकता है आपसे घटनाओं के क्रम पे क्वेश्चन पूछते। कैसे कि इनमें से सबसे पहले घटना कौन सी घटी, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, या क्या है बताइए, ब्रिटिश कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का, या नादिर शाह का आक्रमण। तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई, तो वो सही हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे आपको घटनाएं याद रखनी है। फिर है अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी कहा जाता था, आपसे नहीं पूछेगा बिल्कुल भी। फिर है कि मोहम्मद शाह को अत्यंत विलासिता के कारण या एक तरीके का राजनैतिक काफ़ी ध्यान न देने के कारण, अपना जीवन मौज मस्ती में गुजारने के कारण इसे रंगीला भी कहा जाता था। ठीक। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। फिर है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक राजा रहा। इसे अब्दाली ने इसी के टाइम पीरियड पे कुल 5 बार आक्रमण किया था और अब्दाली ने अंतिम आक्रमण भी इसी के टाइम के पीरियड किया। ठीक। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। फिर है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। इसी के टाइम पीरियड पे प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर या शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बना और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहा। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या है या प्लासी का युद्ध क्या है, इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, स्टोरी क्या है, वो जब हम अगले पार्ट में बंगाल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। क्लियर। अभी बस हम जानकारी ले लें कि हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। उस समय जो मुग़ल बादशाह थे वो शाह आलम द्वितीय थे और बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम था। क्लियर। फिर आता है कौन सा, हाँ, 1772 में मराठा सरदार महाजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। इससे ज़्यादा आप ये नहीं याद रखना है आपको। शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। बिल्कुल। 1802 के टाइम पीरियड पे आपको पता है बशीन की संधि मराठों के साथ होती है। उसके बाद मुग़ल बादशाहों को भी अपने अधीन कर लिया जाता है। ठीक है। और आपको पता है उस समय वेलेजली भारत का गवर्नर होता है। फिर देखते हैं
शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय बनता है मुगल बादशाह। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय बनता है, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद इनको यहाँ से कहाँ रंगून निर्वासित कर दिया गया, और जहाँ 1862 में इनकी डेथ हो गई। ये 1875 लिखा है, ये गलत है, ठीक। यहाँ 1857 आएगा। क्लियर। बहादुर शाह द्वितीय को आपको पता है, इन्हें बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता था। जफ़र इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जफ़र के उपनाम से शायरियाँ लिखा करते थे। क्लियर। तो आपको बस ये याद रखना है कि 1857 के समय मुगल बादशाह कौन था, तो आपको पता है कि बहादुर शाह जफ़र। सैयद बंधुओं को जैसा मैंने कहा किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। इस तरीके से हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसमें मुगल साम्राज्य के पतन को हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो पार्ट 2 होगा उसमें हम देखेंगे जो स्वायत्त राज्य थे उनकी क्या घटनाएं थी, और उनके अंतर्गत कौन सी ऐसी सीरीज चली जिसके माध्यम से धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी विजय की ओर बढ़ी। और फिर हम देखेंगे अगले पार्ट में यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन, और उसमें कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी एक नेतृत्व बन के उभरा। क्लियर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।